जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। 31 अक्टूबर 2015 भारत सरकार का यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारे देश में विभिन्न प्रांत से रहने वाले संस्कृति के जो धरोहर है उनको जोड़ने की प्रयास करता है और देश के नागरिकों में, आम आदमियों में आपसी समझ, भाईचारा और दोस्ती बढ़ाने के प्रयास करता है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में, और इस चर्चा में हमारे साथ आज हैं अभियंता अबोली दीक्षित जी। मैम, स्वागत है आपका। दूरदर्शन त्रिपुरा में आप पहली बार आई हैं। हम सभी की ओर से आपका भी स्वागत करते हैं। मैम, पहले ये बताइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसा कि हमने कहा, हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको दर्शाता है और आम आदमियों में, नागरिकों में जो भाईचारा है उसको फैलाने का, दिलों से जोड़ने का जो प्रयत्न करता है, इसके बारे में आपका ख्याल जरा हमसे आप गुफ्तगू कीजिए। सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत जब हम ये वाक्य बोलते हैं तो इसी में हम देखते हैं कि कितना खूबसूरत वाक्य है ये। इस वाक्य में विविधता में एकता है। तो विविधता कहाँ पर है? हमारा देश जो है वो विभिन्न राज्यों का देश है और हर राज्य की अपनी अपनी एक संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, अपने त्योहार है, अपनी कला है, अपनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर बसे हुए सब जो लोग हैं इनको अपनी संस्कृति का आदान प्रदान एक दूसरे की संस्कृति के साथ अच्छी तरह से हो, इसीलिए ये एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह अभियान की शुरुआत की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमने ये पहल की है। ये स्वप्न था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमने ये शुरुआत की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर भारत के जो भी विभिन्न प्रकार के राज्य हैं इनमें आपसी समझ, भाईचारा, दोस्ती और इसके साथ ही एक दूसरे की संस्कृति की समझ हम इसमें अंतर्भाव करते हैं। तो इस अभियान के द्वारा निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इससे हमारे विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों में आपसी दोस्ती और भाईचारा निश्चित रूप से बढ़ेगा। भारत जैसा एक विशाल देश, महान देश में जहाँ हर 100 किलोमीटर के बाद बोलचाल, रहन सहन या पहनावा बदल जाता है, तो जाहिर सी बात है संस्कृति भी बदलती रहेगी जी। तो इस विशाल देश में जो धागा हम सबको बांध के रखता है वो है हमारा, जैसा आपने कहा, विविधता में एकता, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये विविधता में एकता भारत जैसे एक विशाल देश में कितना महत्वपूर्ण है रहना, और कितना महत्वपूर्ण है इस विविधता में एकता का जो मूल धुन है, जो सुर है, उसको गुनगुनाना हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि देश के हर राज्य का जो भी एक सामान्य इंसान आप ले लीजिए, वो सामान्य इंसान अगर शिक्षा के हेतु, अगर किसी नौकरी के हेतु या फिर और किसी कारण द्वारा किसी और राज्य में स्थलांतरित होता है या फिर और राज्य में आकर रहता है, तो उसके लिए उस जो अलग संस्कृति है उसके साथ मेलजोल जो है वो ऐसे अभियानों द्वारा बहुत ही सरल हो जाएगा। मैं अपनी ही बात आपको बताना चाहूँगी कि मेरी परवरिश, मेरा जन्म, मेरा आज तक का पूरा सफ़र जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है, जो कि पश्चिमी और वो पश्चिमी राज्य है, और मैं 2 सालों से यहाँ त्रिपुरा में वास्तव्य कर रही हूँ। जो कि
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ये हाँ, ये पूर्व ईशान्य राज्य है। आपका एक पश्चिम से पूरब तक एक सफर रहा। हाँ, एक सफ़र रहा है ज़रूर। और ये सफ़र काफ़ी आनंददायक है, मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने बारे में जो एक्सपीरियंस करती हूँ, अनुभव लेती हूँ कि भले ही संस्कृति में अंतर हो वहाँ की और यहाँ की, लेकिन जो मूल तत्व है कि जैसे मूल तत्व जो है वो एक दूसरे के समान ही है। संस्कृतियों के त्योहारों की रचना भी है, कैलेंडर के अनुसार जो मंथ्स की रचना है वो भी समान ही है। तो ये समान धागा है जो हमें एक दूसरे के साथ बांधता है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ के लोगों का जो स्नेह हमने अनुभव किया है, तो ये ज़रूर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रही है कि ऐसे अभियानों द्वारा या फिर ऐसी पहल द्वारा हमारे जैसे जो अन्य लोग भी होंगे उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक तो हमारा सांस्कृतिक जो धरोहर है, जैसे हमारी कला हो या शिल्प हो, इसको दर्शाता है। तो अब अगर हम कला की बात करें तो कला में हम आज वास्तुकला के बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो आप ज़रा हमें और हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताएंगे कि ये वास्तुकला या आर्किटेक्चर जो है, हम नाम बहुत सुनते हैं, कहीं हम जाते हैं घूमने तो वहाँ के वास्तुकला के बारे में हम देखना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा अपने हिसाब से हमें बताएंगे कि ये वास्तुकला जो है ये चीज़ क्या है? सर, पहले हम इसकी शास्त्रीय परिभाषा देखते हैं। शास्त्रीय परिभाषा में इसे भवनों के विन्यास, आकल्पन, रचना की एक बदलते समय के अनुसार या फिर हवामान के अनुसार या फिर इंसान की रुचि के अनुसार जो वास्तु में बदलाव किए जाते हैं, तो वो बुद्धि संगत एवं तर्क संगत जो बदलाव किए जाते हैं, तो ये हम वास्तुकला इसे कहते हैं। तो ये तो हो गया पारिभाषिक, ये थोड़ा सा जटिल हो गया। हाँ, तो हम जैसे लोगों के लिए जरा सरल करके आप जरा बताइए। जी ज़रूर। तो सरल भाषा में अगर हम इसे देखना चाहें तो वास्तुकला एक ऐसी कला है जिसमें किसी भी वास्तु का सबसे पहले कल्पना की जाती है, फिर उसकी रचना की जाती है, डिज़ाइन बनाया जाता है और उस डिज़ाइन के अनुसार शास्त्रपूर्ण पद्धति से उसका निर्माण किया जाता है। तो ये वास्तुकला के संज्ञा हो गई। अच्छा महोदय, आपने अभी जो बताया, हमें लगता है कि ये वास्तुकला का जो परिभाषा है थोड़ा जटिल तो है ही, लेकिन ये भी लगता है कि ये हमारा जो ये एक चलती हुई आ रही है। तो आप ज़रा ये बताएंगे इसके इतिहास के बारे में, कब चालू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा आप रोशनी डालेंगे? सर, वास्तुकला का इतिहास हम अगर देखें तो ये बहुत ही प्राचीन काल से शुरू हुआ है। प्राचीन काल मतलब कौन सा प्राचीन काल? के आदि मानव के समय से यह चलता आ रहा है। आदि मानव ने जब अपने लिए घर बनाने का सोचा होगा तो उसने गुफा को अपना घर बनाया होगा। ये किस लिए? क्योंकि हवामान के जो बदलाव है, हवामान के बदलाव से बचने के लिए, वन्य पशुओं के डर से बचने के लिए, या फिर किसी और इंसान के शत्रुओं से बचने के लिए भी हो सकता है। तो इस मामले में अगर हम देखें तो आदि मानव ने झाड़ की जो पत्तियां होती है, पेड़ों की पत्तियां हो गई, डालें हो गई, तो इसका अंतर्भाव करके उसने अपनी वास्तु में कुछ बदलाव किए। जैसा आपने कहा ज़रूरत के अनुसार तो ये बदलाव आदि मानव ने किए। तो वहाँ से ही वास्तुकला की शुरुआत हुई है या फिर उसका इतिहास वहीं से शुरू होता है। आगे आगे जैसे मानव की प्रगति होती गई, नव पाषाण काल में पाषाणों के साथ वास्तु की रचना करना शुरू हुआ। फिर इंसान को मूर्तिकला थोड़ी जब आने लगी तो मध्ययुगीन काल में अपनी वास्तुओं पर इंसान मूर्तियाँ तैयार करने लगा, जो भारतीय वास्तुकला में आगे जाके हम चर्चा करेंगे कि ये महत्वपूर्ण एक विशेषताएं हैं। तो ये इंसान ने करना शुरू कर दिया। सजावट की तरफ थोड़ा झुकाव, सजावट की तरह थोड़ा झुकाव, भित्ति चित्र करना शुरू कर दिया।
और अनेक ऐसे बदलाव करना शुरू कर दिए जो उसे उस वास्तु को वास योग्य बना सके, तो वो उसमें समाधान से रह सके। ऐसे बदलाव इंसान ने आगे के काल में करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इंसान प्रगत हुआ, उसकी वास्तुकला में रुचि बढ़ती गई और उसके साथ ही उसकी प्रगति होती गई। अब हम देखेंगे थोड़ा भारतीय वास्तुकला में। भारतीय वास्तुकला में बहुत सी सुंदर वास्तुएं हम देखते हैं जिनका निर्माण हो चुका है। तो ये प्रभावित है मूर्तिकला से और भित्ति चित्र जो मैंने बोला इससे प्रभावित है। इंसान अपने भाव भावनाओं के प्रकटीकरण जो है ये भित्ति चित्रों में किए गए हमने देखे हैं। जो पुरातन वास्तुकला है इसमें ये नमूने हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जैसे आगे वास्तुकला का इतिहास बढ़ा है, मुस्लिम वास्तुकला का भी इसमें अंतर्भाव हुआ है। जैसे हमने देखा है कि मुस्लिम वास्तुकला के उदाहरण हमें बहुत सुंदर मिलते हैं। जो ताजमहल जो है हमारा उत्तम उदाहरण है मुस्लिम वास्तुकला का। तो ऐसे उदाहरण हमें मुस्लिम वास्तुकला में देखे गए। फिर पाश्चिमात्य देशों की अगर बात की जाए तो पाश्चिमात्य देशों में चीनी वास्तु या फिर जापानी वास्तु जो है उनका एक अलग पहचान है, उनकी अपनी अलग सी विशेषताएं हैं। यूरोपियन वास्तु रचना की अपनी अलग सी विशेषताएं हैं, उनका निर्माण अलग है, तकनीक अलग है। तो थोड़े दिनों बाद ये जो संस्कृतियां हैं ये एक दूसरे के साथ भी कभी कभी काम करने लगी। जैसे हम कहते हैं इंडो ग्रीक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, हाँ, इंडो मुस्लिम जो भी है, तो ये मिश्रण स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो है कभी कभी संस्कृति का आदान प्रदान होने से उन्होंने अपनी कला एक साथ दिखाना शुरू कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बनने शुरू हो गए और एक अनोखा कला निखार के अनोखी कला निखर के आ गई जिसका हम आज देख सकते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये वास्तुकला का इतिहास है जो बहुत ही सदियों से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है और आगे के जीवन में भविष्य काल में ये और निश्चित प्रगत होगा। महोदय, आपने तो इतिहास के बारे में बताया, अब वास्तुकला के आर्किटेक्चर के थोड़ा महत्व के बारे में भी बताएंगे हमें। इसका महत्व क्या है, क्यों ये अलग है, बाकी कलाओं से ये अलग क्यों है? जी ज़रूर सर। मानव जिस भी जगह रहता है, जहाँ भी वो रहता है उसे हम वास्तु कहेंगे, या फिर हम जहाँ भी जाते हैं समाज में, जहाँ जाते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो गए, अस्पताल हो गए, जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ की इमारतों की रचना जो भी है उसे हम वास्तु कहेंगे। तो इंसान की अपनी एक इच्छा होती है कि मेरी जो वास्तु है वो अच्छी लगनी चाहिए, वो खूबसूरत होनी चाहिए। तो वास्तुकला का इसमें योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वास्तुकला से तैयार की हुई वास्तु में इंसान रहता है तो डेफिनेटली निश्चित स्वरूप से हम ये कह सकते हैं कि उस वास्तु में रहने का आनंद उसका अलग ही होता है। और ये ज़रूरत भी है, वास्तुकला ज़रूरत भी है इंसान के रहने के लिए, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए भी ये ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि हर किसी के पास तो बड़ी बड़ी ज़मीनें नहीं होती है। जिसके पास छोटी भी ज़मीन है या फिर छोटा सा भी शहरों में बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर ज़मीन इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इंसान की अपनी एक ख्वाहिश है कि मेरा घर जो है वो सुंदर दिखे, अलग दिखे, सुंदर दिखे और मुझे अपने घर में रहने का एक आनंद मिलना चाहिए। तो ऐसे में वास्तुकला उसकी डेफिनेटली निश्चित रूप से मदद कर सकती है। और वास्तुकला से आप किसी भी छोटी जगह को छोटी जगह में भी उत्तम से उत्तम वास्तु का आप निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सामान्य आदमी के लिए भी, और अगर वैभवशाली वास्तु भी आपको तैयार करनी है तब भी आपको वास्तुकला की मदद लेनी ज़रूर होगी। महोदय, सरल शब्द में कहे तो वास्तुकला को हम एक विलासिता कहे कि जरूरत कहे? सीधी शब्दों में दोनों भी मैं कहूँगी, ये दोनों भी है। क्यों मैंने कहा ये दोनों भी है? एक सामान्य इंसान का अगर आप विचार करें तो सामान्य इंसान का जैसे मैंने कहा कि उसके दैनंदिन जीवन में अपनी वास्तु
के आनंद का अनुभूति करने के लिए अपनी वास्तु के प्रति जो उसकी भावनाएं हैं, अपनी छोटा सा आशियाना हो, उसकी वो भावना को परिपूर्णता देने के लिए भी वास्तुकला ज़रूरी है। मतलब सामान्य आदमी के लिए भी वो ज़रूरी है। और अगर आपको जैसे वैभवशाली महल बनवाना हो, कोई ऐसी वास्तु बनानी हो जो लंबे समय के लिए आगे लोग याद करते रहें, लोग देखते ही रह जाए, तो इसके लिए भी आपको वास्तुकला का ही मदद लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये ज़रूरत भी है और ये लग्जरी भी कहा जा सकता है। मैम, वास्तुकला इसको हम विज्ञान कहें या कला कहें? इज इट अ साइंस और आर्ट्स? सर, इसका जवाब ये है कि ये दोनों भी है। तो दोनों भी, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये वास्तुकला एक ऐसी कला है जो अलग, जो इतर कलाएं हैं, बाकी की कलाएं जो है उससे ये थोड़ी अलग है। क्योंकि ये कला तो है, लेकिन इसे परिपूर्णता देने के लिए हमें विज्ञान की ज़रूरत है। ये शास्त्र अनुसार रचना की जाती है, तो हमें कला का भी प्रदर्शन इसमें दिखाई देता है, लेकिन वो शास्त्रपूर्ण माध्यम से है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ये बहुत ही सुंदर मिश्रण है विज्ञान का और कला का। महोदय, अगर आपने एक जिक्र किया था पहले भी जब आप संज्ञा दे रही थी, वास्तुकला में जो स्थानीय उपकरण जो है इसका भी एक बड़ा भारी भूमिका रहती है। जैसे त्रिपुरा में या पूर्वी भारत में हम ज़्यादातर पत्थर से बने हुए इमारतें या मंजिलें नहीं देखते, लेकिन हम पश्चिमी जहाँ गुजरात या राजस्थान में ज़्यादातर पत्थर से बने किले या महल दिखते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालेंगे? जी सर, आपने सही कहा कि उस स्थान की जो वास्तुकला है, उस स्थान की वास्तुकला में आपको प्रतिबिंब दिखता है वहाँ के रहने वाले लोगों के रहन सहन का, उनकी रुचि का, भूप्रकृति का और साथ ही हवामान का भी। तो ये जब कोई वास्तु तैयार होती है तो उसमें इन सभी चीज़ों का अंतर्भाव होता है कि वहाँ के रहने वाले लोगों की क्या रुचि है, क्या परंपराएं हैं और क्या उनका रहने की पद्धति है। उसका रिफ्लेक्शन जो है, उसका प्रतिबिंब जो है, वो आपको उस वास्तुकला में निश्चित रूप से देखने को मिलता है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। हमारी जो माताबारी टेम्पल है, माताबारी जो उदयपुर माताबारी टेम्पल है त्रिपुरा का, ये बंगाली वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। अगर हम वही स्तूप शीर्ष जिसे कहते हैं, चाला, बेंगल हाट, तो ये झोपड़ी जैसा जो है, तो ये अतिशय मतलब अति सुंदर उदाहरण हम कहेंगे बंगाली वास्तुकला का। बंगाली वास्तुकला की ये विशेषताएं हैं जो हमें उस मंदिर के निर्माण में दिखती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि स्थानीय रूप से जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके रहन सहन का, उनकी रुचि का और वहाँ के हवामान का वास्तुकला पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको दक्षिण भारत में की वास्तुकलाएं और पूर्व ईशान्य की वास्तुकलाएं, चाहे उत्तर की वास्तुकला हो, इसमें आपको विविधता दिखेगी। लेकिन विविधता में भी हमें एकता ढूंढनी है। अब बात कर रहे थे हमारे माताबाड़ी त्रिपुरेश्वरी जो वो है, तो त्रिपुरा के वास्तु के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। और एक है हमारा बड़ा भारी, बहुत खूबसूरत है एक निदर्शन हमारा है नीर महल, उसके बारे में आप थोड़ा बात करना चाहेंगे? सर, नीर महल जैसी वास्तु सर्वोत्तम उदाहरण हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से नीर महल की वास्तु की रचना की गई है, सालों से नीर महल जो है पानी में उसकी रचना की गई है, और इससे सुंदर उदाहरण वास्तुकला का बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। ये जो नीर महल है, इतने वर्ष उसको हो गए, उसको तैयार करके 1947 के आसपास। ज़रूर। तो इतने वर्षों के बाद भी उसकी सुंदरता, वहाँ की कलाएं और जो वहाँ का सुंदर डिज़ाइन है, वो भी अभी तक वैसा का वैसा ही है।
और निश्चित रूप से वहाँ उस टाइम पे उस काल में जो वास्तुकारों ने उसकी रचना की गई होगी, उन्हें ये श्रेय हमें देना चाहिए कि वो वास्तुकारों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसे तैयार किया है। और नीर महल जो है वो मजबूत भी उदाहरण है, मतलब इतने वर्षों से वो पानी में मजबूत खड़ा हुआ है और इतना सुंदर है, मतलब जो काम है वो इतना सुंदर है कि ऐसी कलाकृति आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में एक सिंधुदुर्ग ये एक है जो बहुत ही प्राचीन किला है। ये आपको नीर महल के मतलब जैसी सिमिलर आप जिसे कह सकते हैं वैसी ही वास्तु आपको सिंधुदुर्ग में भी दिखाई देगी। जो दुर्ग मतलब किला और सिंधु पानी में बसा हुआ किला जो है, समुंदर के किनारे जो किला है, वो भी उसी प्रकार की वास्तु है। तो चाहे ये पश्चिम में हो ये उत्तर पूर्व में हो, दोनों की समान धागा है जो दोनों को जोड़ता है। राजस्थान में उदयपुर में एक जल महल जो है, लेक पैलेस जिसे बोलते हैं, वो भी करीब करीब इसी तरह के हाँ, उसी शैली में बना है। और ये दर्शाता है तब जब जो राजाएं थे उनके मतलब रुचि जो है उनके मतलब सोच कितनी अच्छी कि आज भी हम देखते रह जाते हैं और लगता है वाह कितना। और जो कारीगर थे हाँ। तो कितनी बारीकी से एक एक काम को चुन चुन के उन्होंने बनाया कि हम भी देखते हैं और अभी भी दंग रह जाता है कि देखो इतने साल पहले उन्होंने इतना अच्छा बनाया। तो आप जैसा कहा कि वास्तुकला इतिहास भी बोलती है और वहाँ के रहन सहन, रुचि और जो उपकरण है सबके बारे में वो खुद बताती रहती है हमें। यस, ये मतलब ये वास्तुकला वहाँ का जो संस्कृति है उसे बयान करती है और ये वास्तुकला ही है जो हमें आगे चल के हमारी आने वाली पीढ़ियों को पिछली पीढ़ियों की सारी जानकारी देने में सक्षम है। तो ये बहुत महत्व है इसका। आप सिंधुदुर्ग की भी बात किया, और कुछ एक उदाहरण ऐसा आप लेना चाहते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब, आपको देख के खुद बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कुछ? हम सब जानते हैं कि भारत का ताजमहल जो है अति सुंदर वास्तु है, मतलब आप देखते ही दंग रह जाएंगे, ऐसी वास्तुकला उस पुराने ज़माने में की गई हुई है। तो वहाँ का जो नक्शी काम हो गया या फिर वहाँ की जो वास्तु में एक बारीकी से जो कारीगरी की गई है, वो बारीकी से की गई कारीगरी, जैसे मैंने कहा मुस्लिम वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है वो। तो ये काफ़ी सुंदर वास्तु है जो आपको भारत में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एलोरा केव्स हो गया, तो वो काफ़ी सुंदर उदाहरण है। जैसे मैंने कहा सिंधुदुर्ग, तो वो काफ़ी सुंदर उदाहरण हो गया। तो ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं भारत में, अगर हम पूरे भारत में देखेंगे तो वहाँ के जो स्थानीय वास्तुकला है वो मैं कहूँगी कि हर एक उदाहरण आपको बहुत कुछ बताएगा कि वहाँ के संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, और आपको मन भावन उदाहरण हर जगह पे देखने को मिलेगी। अगर बौद्धिक स्तूप के बारे में थोड़ा बताएं, जैसे बिहार में जो स्तूप दिखते हैं तो जिसमें बौद्धिक हाँ, ये बुद्धकालीन वास्तुकला के उत्तम उदाहरण हैं, बुद्धकालीन वास्तुकला के। और ये ऐसी ही रचनाएं जो हैं ये हमें आसपास के देशों में भी देखने को मिलती है। तो स्तूप ये भी बौद्धकालीन वास्तुकला के उत्तम उदाहरण हम देख सकते हैं। उनकी रचनाएं, उनकी सुंदर किया गया हुआ काम जो है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आपने कहा बिहार में हमें देखने को मिलते हैं, बिहार के साथ ही साथ हमें ये आगे जाके नेपाल में देखने को मिलेंगे या फिर श्रीलंका जैसे देश जहाँ बौद्धिक प्रचार हुआ है वहाँ पे वो हमें उदाहरण देखने को मिलेंगे ही। त्रिपुरा में भी हमारे पिलाक या जुलाईबारी इलाके में 7वीं 8वीं सदी के कुछ जो मिले बौद्धिक स्तूप के जो कुछ अवशेष मिले। और इनके साथ आपने जैसा कहा कि हमारे प्रतिवेशी जैसे हमारे बर्मीज म्यांमार जो है वहाँ भी वैसा ही मिला। वैसा तो इसका मतलब एक धागा जो है
वो मतलब बिहार हो या हमारे त्रिपुरा हो या म्यांमार, एक धागा सबको जोड़ता है। हाँ, बौद्धिक धर्म का विकास जहाँ जहाँ तक पहुंची, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में भी आप जहाँ भी जाओगे स्तूप का वही वास्तु आपको वहीं मिलेगा। सही है, सही। और भारतीय वास्तुकला का एक खासियत आपने बोला कि यहाँ जैसे भारतीय वास्तुकला के साथ मुस्लिम हो या यूरोपियन वास्तु का एक बड़ा सममेल, एक तालमेल देखने को मिलता है। तो इसका एक उदाहरण हमारे अगरतला में स्थित उज्जैन पैलेस भी है। इस जो उज्जैन प्रसाद है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? उज्जैन आप तो देखे होंगे, आपको तो बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में थोड़ा मैंने देखा है, उज्जैन पैलेस को मैंने देखा है और अतिशय सुंदर निर्माण हम जरूर कहेंगे। इंडो ग्रीक शैली से ये हुआ है। इंडो ग्रीक शैली मतलब ये भारतीय वास्तुकला और ग्रीक वास्तुकला दोनों का उदाहरण है। आपको इसकी विशेषताएं बताऊं कि इसकी विशेषताओं में खास करके मूर्तिकला, चित्रकला तथा वास्तुकला, इन तीनों का मिश्रण अगर आपको एक साथ देखना है तो आपको उज्जैन पैलेस में दिखेगा। तो इतना मतलब हर चीज़ का निर्माण जो है वहाँ का, वो इन तीन चीज़ों के आधार पर हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि उज्जैन पैलेस में बाकी भी जो चीज़ें हम देखते हैं कि छोटे छोटे बगीचे हैं, मंदिर है, तो वो भव्यता को बयान करता हुआ एक पैलेस सामने है। जो दो झील है बनाया झील गया है, था, वो भी तो काफी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत नजर आया। और बड़े बड़े 3 गुंबद भी है। हाँ। तो ये जो है ये काफी सुंदर हमें महल में देखने को मिलता है। राजा राधा किशोर माणिक्य ने इसका निर्माण किया था 1901 में। और 1901 में इस वास्तु का निर्माण होने पर भी हम 2022 में आज है, तो 2022 में वो वास्तु उतनी ही विलोभनीय आपको लगेगी। तो हमें ये कहना होगा कि प्राचीन वास्तुकला भी उतनी ही प्रगत थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा संस्कृति थी, तो हड़प्पा संस्कृति के वास्तुकला के जो भी अवशेष हमें मिले हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्राचीन होने के साथ साथ उसमें पुरोगामित्व भी है। पुरोगामित्व मतलब वो प्रगत भी है। तो वो हमें उत्तम उदाहरण लेना होगा, हड़प्पा संस्कृति का भी समावेश करना होगा। वो भी कितने प्रगतिशील सोच रखते थे, प्रगतिशील सोच रखते थे, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तम उदाहरण हम कह सकते हैं। महोदय, उज्जैन महल के बारे में आप जो बात कर रहे थे, ये बनाया गया 1901 में, और उससे कुछ साल पहले ये थोड़ा 10 किलोमीटर दूर हुआ करता था। एक पैलेस था राजाओं के लिए। फिर 1897 में जो एक असम का भूकंप आया था, बड़ा भारी भूकंप, उसमें वो महल करीब करीब मिट्टी में मिल गया था। उसके बाद राधा किशोर माणिक्य बहादुर जी ने ये महल बनवाया, जो कि प्रख्यात मार्टिन एंड बर्न जो कंपनी है उन्होंने बनाया, और सर अलेक्जेंडर मार्टिन ने उसका डिज़ाइन किया था। लेकिन मैं भूकंप की बात कर रहा था। ये हमें मालूम है कि त्रिपुरा सिस्मिक जोन 5 में स्थित है, और हमारे जो उज्जैन महल है उसको भी रेट्रोफिटिंग कराया गया था, ऐसा हमने पढ़ा या सुना। क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताएंगे ये सिस्मिक रेट्रोफिटिंग जो है, इसके बारे में थोड़ा सरल करके हमें बताएंगे? बहुत ही सरल भाषा में अगर इसे बताया जाए तो रेट्रोफिटिंग क्या है? रेट्रोफिटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप जो वास्तु मौजूद है, जिसका निर्माण हो चुका है, उस वास्तु को और इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसमें और अच्छे बदलाव आप रेट्रोफिटिंग के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये जब कोई भी वास्तु जब रेट्रोफिट होती है, तो रेट्रोफिटिंग का मीनिंग क्या है? उसके गुण बढ़ेंगे, उसको जिस भी चीज़ को आपको इम्प्रूव कराना है, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भूकंप से अगर आपको बचना है, प्रोटेक्शन देना है, तो ऐसे में वास्तु को जो उसका मूल स्ट्रक्चर है, जो मूल निर्माण है, उसमें बदलाव किए बगैर हम उसे अलग तरीके से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। भूकंप के विरुद्ध हम उसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये रेट्रोफिटिंग के ज़रिए ऐसी चीज़ें की जा सकती है। तो जैसे भूकंप का आपने उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे बहुत जल प्रकोप भी होता है।
तो जल प्रकोप के विरुद्ध भी हम रेट्रोफिटिंग के जरिए उस वास्तु को बचा सकते हैं, उसे संरक्षण दे सकते हैं। सीधी शब्द में अंदर से सुदृढ़ हो लेकिन बाहर से कोई बदलाव ना आए, यही है रेट्रोफिटिंग मतलब और उद्देश्य यही है। सही। मैम, आपने आर्किटेक्चर या वास्तुकला के बारे में इतनी बातें की, जो हमारे दर्शक बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट भी होंगे देखने वाले, जो छात्राएं पढ़ाई कर रही है, वो अगर वास्तुकला को अपना पेशावर जीवन में उसको एक करियर ऑप्शन की तरह रखना चाहे, उनके लिए आप अगर 2 शब्द कहेंगे? जी ज़रूर। छात्राओं के लिए? जी ज़रूर। छात्राओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अगर आपको वास्तुकला में रुचि है तो आपको पहले 11वीं और 12वीं में विज्ञान शाखा में प्रवेश लेना होगा। 12वीं जो है वो विज्ञान शाखा के साथ ही आपको पूर्ण करनी होगी, और इसमें आपको इंग्लिश और मैथ्स ये 2 विषय होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, और इसमें आपके 50% से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद आप आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कोर्स जो है, ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का जो कोर्स है वो 6 साल का होगा, और इसे B.Arch पदवी मिलेगी, और फिर आप आगे भी पढ़ पाओगे, जो आगे भी पढ़ पाओगे। तो हम आ गए हैं हमारे कार्यक्रम के अंत में, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बार ये पूछ ले, हम छात्राओं की बात कर रहे थे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ी रहे, एक अपना कोई प्यार स्टेट हो, और यहाँ के बच्चे या छात्राएं दूसरे राज्य में जाएं, वहाँ के रहन सहन बोलचाल के साथ मिलजुल के रहे, ऐसा एक प्रयास किया गया है भारत सरकार की ओर से। तो इसको आप कितना अहम मानती है? छोटा सा। ये बहुत ही अहम है, ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि खास करके जो आपने जिक्र किया कि छात्र और छात्राएं जिनको अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग विषयों में रुचि है, इनको अपना करियर आगे लेके जाने के लिए भारत के किसी भी राज्य में अगर उन्हें जाके वहाँ पे शिक्षा लेनी पड़े तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान निश्चित पूर्ण से मददगार हो सकता है। उनको वहाँ के संस्कृति, रहन सहन, परंपरा तथा वहाँ की विशेषताओं के बारे में जागरूकता देने के लिए और अपनी संस्कृति का आदान प्रदान वहाँ पे करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए खास करके। और ये महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि पहले आपने जो बोला था, इसमें लोगों को एक दूसरे की तरफ झुकाव हो या प्यार हो, भाईचारा हो, वो बढ़ता है और हम दिल से दिल मिला सकते हैं। सही है। जो कि हमारा इस भारतवर्ष का विविधता में एकता जो है उसका भी मूल सुर वही है। श्रीमती अबोली दीक्षित जी, आपका हम तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। आप आए दूरदर्शन में और इतनी अच्छी तरह से आप बहुत धन्यवाद। और वास्तु के बारे में बताया और श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में आपने अपना विचार हमारे साथ आपने साझा किए। फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि कोई आए और हमारे साथ अपने विचारों को साझा करे। मेरे दर्शक दोस्त जो लोग बैठे हैं पर्दे के उस पार, आप सभी को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे साथ इतने देर तक रहें। हमने आज बात किया एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में, वास्तुकला के बारे में। फिर मिलेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगली पेशकश में। और जाने से पहले कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारा, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।